नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है विश्लेषण चैनल पर। इस वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ आंकड़ों पर नज़र डालिए। ये है साल 2023 की दुनिया की टॉप 50 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट, जिसमें 42 सिर्फ हमारे भारत देश की है। ये देखिए दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियाँ, जिसमें गंगा और यमुना टॉप 10 में है। ये देखिए वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइजियस्ट सिटीज़ यानी शोर शराबे वाले शहर। यहाँ भी आपको टॉप में मुंबई और कोलकाता जैसे शहर दिख जाएंगे। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के बावजूद लोग हॉर्न बजाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक लाइट जल्दी ग्रीन हो जाए। वैसे ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि हम किन चीज़ों में अभी टॉप पर हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय शहरों के बारे में। आखिर हमारे शहर जैसे लगते क्यों नहीं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये यूरोप के शहर हैं, पेरिस, लंदन, बर्लिन और रोम। आखिर ये इतने अच्छे क्यों हैं, इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं? चलिए समझते हैं। यूरोपियन सिटीज सालों से विकसित हो आ रही है। एंशिएंट रोमन से लेकर मध्ययुगीन टाइम से लेकर मॉडर्न समय में इस लंबी हिस्ट्री ने यूरोप के शहरों को बेहतरीन स्वरूप दिया है। ऐसे ही कई सदियों पुराने शहर हैं जहां अच्छी तरह से संरक्षित आर्किटेक्चर और शहरी लेआउट है, जो पुराने ज़माने के हेरिटेज को आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलाते हैं। यह ऐतिहासिक समृद्धि देखने में अक्सर विजुअली अपीलिंग लगती है। यूरोपीय शहर अपनी सावधानीपूर्वक शहरी नियोजन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अक्सर वॉकवे, अनुकूल सड़कें, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन स्पेस, क्लीन स्ट्रीट देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में हॉसमैन द्वारा पेरिस के रिनोवेशन के कारण चौड़े बुलवार्ड और आइकॉनिक विस्टा बने, जो आज इस शहर की पहचान है। कला, वास्तुकला और साहित्य के साथ यूरोप की सांस्कृतिक विरासत ने सदियों से टूरिस्टों को और एक्सपर्ट्स को आकर्षित किया। वियना, प्राग और बार्सिलोना जैसे शहर प्रसिद्ध कलाकारों, वास्तुकारों और बुद्धिजीवियों के साथ सांस्कृतिक केंद्र बन गए, जिन्होंने अपने शहरी ताने बाने पर अमिट छाप छोड़ी। टूरिज्म ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और सुविधाओं में निवेश करने को बढ़ावा दिया, जिससे उनका आकर्षण और क्लीननेस और बढ़ गई। साथ ही में वहाँ की नदियाँ भी साफ होती है, हवा भी साफ होती है। यह एक और फैक्टर है। ये फोटो देखिए, यह है डबलिन शहर, आयरलैंड का। यहाँ की हवा साफ होने के कारण वातावरण में पीलापन नजर नहीं आता। ये तस्वीर है दिल्ली की, आप फर्क देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर हमारे शहर ऐसे क्यों हैं। सबसे पहली बात, कई भारतीय शहरों में तेजी से विकास और शहरीकरण हुआ है। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे, जिसके कारण अक्सर अनप्लान्ड डेवलपमेंट, भीड़ भाड़ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर न होने जैसे चैलेंज सामने आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्लटर्ड लैंडस्केप और इनकंसिस्टेंट पब्लिक प्लेस देखने को मिलते हैं। भारतीय शहर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से है, जिसके कारण भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें और खुली जगहों की कमी होती है, जिससे जगह भीड़ भाड़ वाली और देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। अगर ये ना हो तो शहरों के सौंदर्य आकर्षण को कम कर सकते हैं। ओवरहेड तार, गड्ढों वाली सड़कें और अनियमित कंस्ट्रक्शन जैसी समस्याएं एक शहर को अच्छा दिखने से रोकती है। हिस्टोरिकली कुछ भारतीय शहर पर्याप्त अर्बन प्लानिंग या जोनिंग रेगुलेशन के बिना विकसित हुए हैं, जिसके कारण अव्यवस्थित ग्रोथ और सुसंगत शहरी डिज़ाइन की कमी हुई है। इसका परिणाम मिसमैच आर्किटेक्चर स्टाइल और गंदे स्ट्रीट में दिख सकता है। प्रदूषण, धूल और धुआं शहरी क्षेत्रों के दृश्यों को ऑब्स्क्योर कर सकते हैं। एयर और नॉइज पॉल्यूशन सार्वजनिक स्थानों की रहने योग्यता और आकर्षण को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई भारतीय शहरों को सफिशिएंट ग्रीन स्पेस, पार्क और लैंडस्केप एरिया उपलब्ध कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप शहरी परिवेश में ताज़ा और आकर्षक प्राकृतिक वातावरण की कमी होती है। भारत के क्षेत्रों में अक्सर साइनेज,
बिलबोर्ड और एड्स की डेंसिटी बहुत अधिक होती है, जो विजुअल को भद्दा करते हैं और आर्किटेक्चरल ब्यूटी को कम करते हैं। तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण कई भारतीय शहरों में इनफॉर्मल बस्तियाँ यानी कि झुग्गियाँ विकसित हो गई हैं। इन इलाकों में अक्सर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे विजुअल और एनवायरमेंटल गिरावट होती है। ओवरहेड यूटिलिटी लाइनें और केबलें स्काईलाइन को अव्यवस्थित करती हैं और भारतीय शहरों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में दृश्य आकर्षण को कम करती है। कुछ शहरों में नदियां और जलमार्ग प्रदूषण और अतिक्रमण से ग्रस्त हो गए, जिससे शहरी परिदृश्य के भीतर नेचुरल फीचर्स के रूप में जो उनका सौंदर्य मूल्य है वो कम हो गया है। मानसून या गर्मी जैसे चरम मौसम में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्लेस के स्वरूप में मेंटेनेंस को प्रभावित करता है। हो सकता है ब्रिटिश सरकार ने हमें लूट खाया, इसलिए हम अर्बन डेवलपमेंट में पीछे रह गए, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। ऑल्दो भारत में ब्रिटिश कॉलोनिज्म शासन का निश्चित रूप से शहरी विकास सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है, फिर भी यह मानना महत्वपूर्ण है कि आज भारतीय शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए केवल कॉलोनिज्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को शहरी विकास सहित राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद युग में अपनाई गई नीतियों जैसे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन गवर्नेंस ने शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा को आकार दिया है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा है, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का अनुभव किया है। इस पॉपुलेशन के बदलाव ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग और पब्लिक सर्विस पर भारी दबाव डाला है। भारत में अर्बन गवर्नेंस को ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट के विभिन्न लेवलों के बीच समन्वय की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और मेंटेनेंस के लिए इनएफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई भारतीय शहर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाटर सप्लाई, स्वच्छता, सीवेज ट्रीटमेंट और परिवहन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कम निवेश और तेज शहरी विकास इन चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। भारत में शहरी क्षेत्र पर्यावरणीय मुद्दों जैसे एयर और वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जो अर्बन प्लानिंग और लचीलेपन को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को इस सोच से उभरने की ज़रूरत है कि अंग्रेजों की वजह से भारत आज इतना गरीब है। हाँ, ये सच है कि वो कारण है, लेकिन हमें आज़ादी मिले तो 75 साल से ऊपर हो गया है। एक कंट्री को नेशन बिल्डिंग में कितना वक्त लग सकता है? सिंगापुर का एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में खाने के लिए लोग तड़पते थे, इतनी गरीबी थी। हो सकता है कि ये छोटा सा देश है इसलिए विकसित हो गया। तो एक और देश की समझते हैं, जो है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना आज एक बहुत बड़ा सुपर पावर के रूप में उभरा है। एक समय था जब इंडिया और चाइना की जीडीपी सेम थी, लेकिन चाइना ने उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जो लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। और आज आप बीजिंग और शंघाई जैसे शहर को देख सकते हैं। तो भारत के शहरों को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? शानदार शहर बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक योजना, सतत डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस में इन्वेस्टमेंट का होना शामिल है। प्लेजेंट, स्वच्छ और शानदार शहर बनाने के लिए हम भारतीयों की भागीदारी की भी आवश्यकता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। कचरे को निर्धारित कूड़ेदानों में और रिसाइकल सेंटर्स में जिम्मेदारी से डालना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फैलाने से खुद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव को बढ़ावा देना चाहिए। अपने नेबरहुड और पब्लिक प्लेस को सुंदर बनाने के लिए सामुदायिक सफाई कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और उनमें भाग लेना चाहिए। ग्रीन कवर बढ़ाने और अर्बन सुंदरता में सुधार करने के लिए ट्री प्लांटेशन पहल और कम्युनिटी गार्डनिंग में भाग लेना चाहिए। ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना चुनना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करने और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। वैंडलिज्म या फिर डैमेज से बचाकर ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों का सम्मान रक्षा करना चाहिए। लोकल पार्क, खेल के मैदानों और कम्युनिटी सेंटर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया और पब्लिक प्लेस में सुरक्षा के लिए पड़ोसियों और लोकल अथॉरिटीज़ के साथ सहयोग करना चाहिए। चिंता के किसी भी मुद्दे को, जैसे कि गड्ढे, टूटी हुई स्ट्रीट लाइटें या इलीगल डंपिंग को तुरंत रिजोल्यूशन के लिए हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर फिर भी कोई काम नहीं होता तो क्या ही कर सकते हैं? ऐसा सोचकर भूल नहीं जाना है। उनको भी तो पता चले कि लोग सरकार के लिए नहीं है, सरकार लोगों के लिए है। चाहे कोई भी सरकार, हमारे पास एक बेनिफिट हमेशा रहेगा कि हम राजा हैं। धन्यवाद।